वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी बाय दीपक सावंत। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले स्टैंडर्ड 11th ह्यूमन फिजियोलॉजी में। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आज के चैप्टर का नाम है हमारा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। चैप्टर 18 बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, स्टैंडर्ड 11th ह्यूमन फिजियोलॉजी। So body fluid and circulation, it is very important chapter for NEET। NEET के लिए ये चैप्टर हमारा काफी इंपॉर्टेंट है। सो आज का जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। सो आज से हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे, मतलब कि आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट करें, दैट इज द बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। नाउ बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में हम किस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे? तो जो टॉपिक्स होंगे वो होंगे हमारा ब्लड के बारे में हम डिस्कस करेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे, देन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे, ब्लड ग्रुप के बारे में बात करेंगे, ब्लड के बारे में बात करेंगे, प्लाज्मा, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, उनके बारे में बात करेंगे, कार्डियक साइकिल के बारे में हम डिस्कस करेंगे, हार्ट बीट्स एंड डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सो दीज आर द टॉपिक्स। ये हमारे टॉपिक्स है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में। सो हो सकता है इसके मतलब एक से ज्यादा पार्ट हो सकते हैं इस वीडियो के, मतलब कि बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में कुछ हमारे 4 से 5 वीडियो लेक्चर बन सकते हैं। सो आज का जो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा ब्लड एंड प्लाज्मा। आज हम बात करेंगे ब्लड के बारे में एंड प्लाज्मा के बारे में बात करेंगे। सो ज्यादा डिस्कस हम नहीं करते और टॉपिक पे चलते। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा ब्लड एंड प्लाज्मा। तो जैसे हम सब जानते हैं, एज we all know that कि blood is the most common body fluid and connective tissue। अगर हम देखते हैं ना तो हमारे बॉडी में जो सबसे कॉमन फ्लूइड होता है दैट इज द ब्लड, जो सर्कुलेट करता है, और ये कनेक्टिव टिश्यू भी है, मतलब कि ब्लड को हम कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। नाउ दूसरी अगर हम बात करें तो ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड ट्रांसपोर्ट गैसेस, मतलब कि ब्लड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इसको ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब लंग्स में से ऑक्सीजन को ले जाता है और बॉडी के हर टिश्यू और हर सेल तक पहुंचाता है ब्लड। उसी तरह से बॉडी के हर टिश्यू और सेल में से कार्बन डाइऑक्साइड को वो लंग्स तक पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? ब्लड, राइट। अब जो भी हम खाना खाते हैं उसका कंप्लीट डाइजेशन हमारा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में से जो भी खाना डाइजेस्ट हुआ, मतलब कि ग्लूकोज है, एमिनो एसिड से, फैटी एसिड है, एक्सेट्रा, इनको बॉडी के हर टिश्यू, हर सेल और हर टिश्यू तक पहुंचाने का काम है ब्लड का। दूसरा जो वेस्ट मटेरियल होते हैं जैसे कि यूरिक एसिड है, यूरिया, एमोनिया, इसको भी एलिमिनेट करने के लिए ये किडनी के थ्रू एलिमिनेट होते हैं, मतलब कि दे आर एलिमिनेटेड थ्रू किडनी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो ये कौन करता है? इसमें भी ब्लड ही इन सबको ट्रांसपोर्ट करता है। फिर वैसे ही जैसे कि हॉर्मोन्स है, हॉर्मोन्स को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है ब्लड। एंजाइम्स, विटामिन्स, जो रेगुलेटरी सब्सटेंसेस है, इनको भी ब्लड एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है। मतलब कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि ब्लड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू होता है। नाउ जो हमारी बॉडी होती है, मतलब कि कुछ एनिमल की बॉडी होती है, वर्टिब्रेट्स की हम बात करते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट करता है। ये सबसे पहले किसने बताया था? तो एक इंग्लिश फिजिशियन थे विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने 1628 में विलियम हार्वे
विलियम हार्वे, इन्होंने बताया था कि ब्लड सर्कुलेट इन अवर बॉडी, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि ब्लड सर्कुलेट इन द बॉडी वॉज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड बाय विलियम हार्वे इन 1628 नाउ अब दूसरी अगर हम बात करें तो ब्लड के बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं हिमेटोलॉजी। सो स्टडी ऑफ ब्लड इज नॉन एज अ हिमेटोलॉजी। ब्लड के बारे में जो भी हम स्टडी करेंगे उसको हम बोलते हैं हिमेटोलॉजी। नाउ अब हम बात करते हैं ब्लड के बारे में, थोड़ा और डिस्कस करते हैं ब्लड के बारे में। आपको स्कूल के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है व्हाट इज ब्लड, या तो राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ब्लड, मतलब आप लिख सकते हो, काफी सारा लिख सकते हो। तो अब जैसे हम बात करते हैं कि ब्लड का फिजिकल अपीयरेंस क्या होता है, ब्लड क्या होता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक एवरेज एडल्ट जो पर्सन होता है, समझो मेरी एज का है, तो एक जो एवरेज एडल्ट पर्सन होता है इसकी बॉडी के अंदर ब्लड कितना होता है। तो एवरेज एडल्ट पर्सन हैज अप्रोक्सीमेटली 6 to 8 लीटर्स ऑफ ब्लड। कोई भी एवरेज एडल्ट पर्सन होगा उसकी बॉडी में 6 से 8 लीटर ब्लड होता है। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमारा वेट होता है उसका 6 to 10% वॉल्यूम ब्लड का होता है। मतलब हमारा जो वेट होता है, समझो एक अप्रोक्सीमेटली पर्सन है कि जिसका वेट है 70 kg, तो उसमें अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 10% या तो 5% 6% लेके चलते तो अप्रोक्सीमेटली 6 से 7 लीटर ब्लड उसके बॉडी में होगा। ओके, तो मतलब कि 6 to 8 लीटर्स हम ब्लड बोल सकते हैं। नाउ इसका अगर हम फिजिकल अपीयरेंस की बात करें, फिजिकल अपीयरेंस मतलब ब्लड आपको दिखता कैसे है, फिजिकल अपीयरेंस क्या है इसका, तो ब्लड ओपेक होता है, इट इज ओपेक नॉट ट्रांसपेरेंट। दूसरा, इट इज मोबाइल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये मोबाइल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, मतलब कि जो ब्लड होता है वो हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होते रहता है, ब्लड हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होते रहता है। दूसरा, अगर हम बात करें जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मतलब कि जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज द ब्लड इज अ मेसोडर्मल इन ओरिजिन। प्लीज रिमेंबर, यहां से आपको नीट का क्वेश्चन बनता है कि ब्लड इज अ मेसोडर्मल, ब्लड इज अ मेसोडर्मल इन ओरिजिन। अगर ओरिजिन में अगर हम देखें तो ब्लड मेसोडर्मल होता है इन ओरिजिन। दूसरा अगर हम बात करें तो ब्लड समहाउ स्टिकी होता है, स्टिकी मटेरियल होता है, थोड़ा चिकना होता है, स्लाइडली हेवियर देन दैट ऑफ द वाटर, पानी से थोड़ा भारी होता है, थोड़ा पानी से ये भारी होता है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसकी टेस्ट की बात करें तो सॉल्टी होता है, समहाउ इट इज अ सॉल्टी इन टेस्ट। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि ब्लड जो होता है वो स्लाइडली एल्कलाइन होता है, स्लाइडली एल्कलाइन मींस आपको यहां से एक नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज द पीएच ऑफ द ब्लड। तो ब्लड का पीएच क्या होता है, तो पीएच ऑफ द ब्लड इज 7.4, मतलब कि ब्लड इज स्लाइडली अल्केलाइन। ब्लड जो होता है ना वो स्लाइडली अल्केलाइन होता है एट 37 डिग्री सेल्सियस। अगर हम बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस पे जो ब्लड होता है वो स्लाइडली एल्केलाइन होता है, एल्केलाइन। ये पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा अगर हम बात करें तो जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होता है तो ये कैसा दिखता है, ब्राइट रेड, मतलब कि ब्राइट रेड व्हेन इट इज ऑक्सीजनेटेड, जब इसके अंदर ऑक्सीजन होता है तब, और पर्पल दिखता है जब ये डीऑक्सीजनेटेड होता है, मतलब कि जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन नहीं होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है तब ये थोड़ा हमको पर्पल दिखता है, थोड़ा पर्पल कलर का दिखता है। दूसरा अगर हम बात करें तो जैसे हमने देखा कि जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होता है तो वो रेड कलर का दिखता है, अंडरस्टूड नाउ, और डीऑक्सीजनेटेड होता है तो वो पर्पल कलर का दिखता है। तो ये मतलब हमने बात की फिजिकल अपीयरेंस, ब्लड का फिजिकल अपीयरेंस क्या होता है उसकी हमने बात की। नाउ अब जो हम बात करते हैं वो हम बात करते हैं
ब्लड कॉम्पोजिशन, ब्लड किससे बना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। ब्लड कॉम्पोजिशन काफी इंपॉर्टेंट है। तो नाउ ब्लड कंसिस्ट्स ऑफ वाटरी फ्लूइड। ब्लड में अगर अब हम ब्लड की बात करें तो ब्लड कंसिस्ट्स ऑफ वाटरी फ्लूइड दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। प्लीज नोट डाउन, आप वीडियो पॉज करके इसको लिख भी सकते हो कि ब्लड इज कंसिस्ट्स ऑफ लिक्विड फ्लूइड दैट इज कॉल्ड अ प्लाज्मा। ब्लड के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा होता है। लिक्विड जो फ्लूइड होता है दैट इज अ प्लाज्मा, दैट इज प्लाज्मा, बराबर। नाउ मतलब कि ब्लड कंसिस्ट्स ऑफ वाटरी फ्लूइड दैट इज कॉल्ड अ प्लाज्मा इन विच कुछ मटेरियल होते हैं जो फ्लोटिंग करते हैं, मतलब कि इन विच सम फ्लोटिंग मटेरियल्स, जिसके अंदर कुछ फ्लोटिंग मटेरियल्स होते, तैरने वाले मटेरियल्स होते, जिनको हम बोलते फॉर्म एलिमेंट्स। सो दे आर कॉल्ड फॉर्म एलिमेंट्स, दे आर कॉल्ड फॉर्म एलिमेंट्स, फॉर्म एलिमेंट्स। सो ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारा, कि हमारा जो ब्लड होता है वो किससे बना है। तो ब्लड इज कंसिस्ट्स ऑफ वाटरी फ्लूइड, एक पानी जैसा फ्लूइड होता है, बराबर, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। ये प्लाज्मा के अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो फ्लोट करते रहते, तैरते रहते, उसको आप अलग नहीं कर सकते हो जनरली, मतलब कि ये सेपरेट नहीं दिखते आपको, मतलब कि फ्लोटिंग मटेरियल होते हैं, वो फ्लोटिंग मटेरियल को हम बोलेंगे फॉर्म एलिमेंट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीट के लिए। सो फॉर्म एलिमेंट्स होते हैं। अब फॉर्म एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो आपके जो फॉर्म एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं हमारा आरबीसी। फर्स्ट जो आपका फॉर्म एलिमेंट्स होगा वो होगा आरबीसी, जिसको हम बोलते हैं रेड ब्लड कॉर्पल्सिस दैट इज कॉल्ड एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स, बराबर, आरबीसी, एरिथ्रोसाइट्स। दूसरा आप बोल सकते हो डब्ल्यूबीसी, जिसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स, बराबर। एंड जो थर्ड जो हमारा फॉर्म एलिमेंट्स होता है दैट इज कॉल्ड प्लेटलेट्स, बराबर, प्लेटलेट्स जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। सो जो हमारा ब्लड होता है ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। जो ब्लड होता है हमारा, तो ब्लड इज कंसिस्ट ऑफ वाटरी फ्लूइड, पानी जैसा एक फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। और ये प्लाज्मा के अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो फ्लोट करते रहते हैं, जिनको हम बोलते हैं फॉर्म एलिमेंट्स। ये तीन तरह के होते हैं फॉर्म एलिमेंट्स हमारे। एक होता है जैसे कि आपका आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पल्सिस, कॉमनली हम सब जानते हैं आरबीसी क्या होता है, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी एंड थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। बट नाउ अब जो देखा हमने कि भाई ब्लड हमारा किससे बना है, तो ब्लड हमारा बना है प्लाज्मा एंड फॉर्म एलिमेंट्स, ब्लड हमारा बना है प्लाज्मा एंड फॉर्म एलिमेंट्स। नाउ तो अगर जो टोटल ब्लड का जो वॉल्यूम है उसमें प्लाज्मा का अगर हम कॉन्सेंट्रेशन देखें तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 55%, इट इज अप्रोक्सीमेटली 55% प्लाज्मा होता है, एंड जो रेस्ट ऑफ 45% होता है वो होता है हमारा फॉर्म एलिमेंट्स। ये यहां से भी आपका नीट का क्वेश्चन आता है। तो ब्लड जो हमने देखा, बरोबर, तो ब्लड हमारा प्लाज्मा एंड उसके अंदर तैरने वाले फॉर्म एलिमेंट से बना होता है। प्लाज्मा का अगर हम कॉन्सेंट्रेशन देखें सो दैट इज द 55%, और फॉर्म एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो 45%, बराबर। ये हो गया हमारा ब्लड के बारे में, ये हमने देख लिया ब्लड। नाउ अब हम बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में, क्योंकि आज के टॉपिक में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ब्लड एंड प्लाज्मा, बराबर, क्योंकि चैप्टर काफी लेंथी है तो इसको हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ब्लड
और प्लाज्मा। तो ब्लड के बारे में तो हमने सारा देख लिया कि ब्लड क्या होता है, उसके बारे में तो हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में, बराबर, प्लाज्मा के बारे में। तो अगर हम प्लाज्मा की बात करें, प्लाज्मा अगर हम प्लाज्मा की बात करते हैं, प्लाज्मा, तो प्लाज्मा इज अ समहाउ फेंट येलो कलर का होता है। प्लाज्मा अगर हम देखेंगे तो फेंट येलो कलर का होता है, फेंट येलो कलर, इट इज अ फेंट येलो कलर। प्लाज्मा कैसा होता है आपका? तो फेंट येलो कलर का होता है। बच्चों प्लीज सिंसियरली देख लेना कि क्योंकि आपको स्कूल में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्कूल के एग्जाम में भी, कि व्हाट इज प्लाज्मा, तो आप वहां पे भी आंसर लिख सकते हो, और नीट के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जहां से पूछा जाएगा मैं आपको बता दूंगा कि कहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं नीट के अंदर। नाउ तो जैसे हमने प्लाज्मा की बात की, तो जो प्लाज्मा है, तो प्लाज्मा इज अ फेंट येलो स्लाइडली एल्कलाइन, थोड़ा ये अल्कलाइन होता है, एंड समहाउ इट इज अ विस्कस फ्लूइड। मतलब ये कैसा है, प्लाज्मा कैसा हो गया आपका? तो प्लाज्मा कलर की अगर हम बात करें तो फेंट येलो कलर हो गया, थोड़ा विस्कस होता है, चिकना चिकना होता है, एंड अगर पीएच की बात करें तो स्लाइडली अल्कलाइन होता है, स्लाइडली ये अल्कलाइन होता है। नाउ दूसरी अगर हम प्लाज्मा के बारे में बात करते हैं, प्लाज्मा के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे हमने देखा कि प्लाज्मा मतलब ब्लड का ही पार्ट है, मतलब कि जो ब्लड होता है उसमें प्लाज्मा होता है एंड फॉर्म एलिमेंट्स होते हैं, बराबर। नाउ तो जब ये प्लाज्मा इट कॉन्स्टेंटली टेक अप, बराबर, हम ऐसा बोल सकते हैं, इट कॉन्स्टेंटली टेक्स अप एंड लूजेस मटेरियल। जब ये फ्लो करता है हमारी ब्लड वेसल्स में से, कैपिलरीज में से, जब ये फ्लो करता है ना, तो ये कॉन्स्टेंटली कुछ चीजों को लेता है और कुछ चीजों को छोड़ता है। जैसे लंग्स में से ऑक्सीजन को लेता है और टिश्यू या तो सेल में जाके उस ऑक्सीजन को छोड़ देता है। टिश्यू या तो सेल में से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, उसको जाके वो लंग्स में एल्वियोलर सैक के अंदर छोड़ देता है। उसी तरह से जो हम इंटेस्टाइन के पास जो सराउंडिंग जो ब्लड वेसल्स होती है, वो उसमें से ग्लूकोज को लेते हैं, जो फूड मटेरियल है उसको लेते हैं और हर टिश्यू और हर सेल में छोड़ते हैं। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि इट कॉन्स्टेंटली, मतलब कि प्लाज्मा कॉन्स्टेंटली टेकअप्स एंड लूजेस मटेरियल को लेता है, छोड़ता है, मटेरियल को लेता है, छोड़ता है, बरोबर, एज इट फ्लोज थ्रू द कैपिलरीज या तो ब्लड वेसल या तो एक्सेट्रा जो भी है। मतलब जब ये फ्लो करता है तो कुछ चीजों को लेता है, कुछ चीजों को छोड़ता है। अंडरस्टूड? नाउ दूसरा अगर हम बात करें तो प्लाज्मा हमारा किससे बना है, तो यहां से भी आपको नीट में क्वेश्चन बनता है, यहां से भी आपका एक नीट का क्वेश्चन बनता है। तो प्लाज्मा किससे बना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लाज्मा इज कंसिस्ट्स ऑफ, तो हम बोल सकते हैं कि 90% वाटर होता है इसके अंदर, प्लाज्मा में 90% वाटर। नाउ दूसरा 7 to 8% प्रोटीन होते हैं इसके अंदर, प्रोटीन्स 7 to 8% प्रोटीन। 1% इसके अंदर इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, 1% इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं। और जो बचा 1 या तो 2%, जो बचा आपका 1 या तो 2%, तो उसके अंदर फूड मटेरियल्स हो सकते हैं, हॉर्मोन्स हो सकते हैं, फूड मटेरियल हो सकते हैं, हॉर्मोन्स हो सकते हैं, हॉर्मोन्स, एंजाइम, विटामिन, जिसको हम बोलते हैं रेगुलेटरी सब्सटेंसेस। तो ये ब्लड के अंदर रेगुलेटरी सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं जो 1 से 2% में आ जाते हैं। रेगुलेटरी सब्सटेंसेस हो सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल हो सकता है,
एंटीकोगुलेंट मटेरियल हो सकता है आपका, एंटीबॉडीज हो सकती है, एंटीबॉडीज भी फ्लो करती है ना ब्लड के अंदर, तो वो हो सकती है, बराबर। बट याद रखना है कि ये जो हमने देखा ब्लड के अंदर 1 से 2% में क्या हो सकता है, वेस्ट मटेरियल भी हो सकता है, डिजोल्व गैसेस हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन ये हो सकता है, एंटीकोगुलेंट मटेरियल हो सकता है, रेगुलेटरी सब्सटेंसेस हो सकते हैं जैसे कि हार्मोन्स हो सकता है, विटामिन्स हो सकता है, एंजाइम्स हो सकते हैं, तो ये सारा भी ब्लड के अंदर फ्लो करते रहता है। बट दीज आर नॉट अ पार्ट ऑफ प्लाज्मा, मतलब ये एक्चुअली प्लाज्मा के पार्ट नहीं है, बराबर, क्योंकि ये तो आते जाते रहते हैं। हाँ, इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है जो जरूरी होता है, प्रोटीन जरूरी होता है, वाटर जरूरी होता है, ये जो होता है मतलब कि वेस्ट मटेरियल है, रेगुलेटरी सब्सटेंसेस है, बराबर, तो ये तो आते जाते रहते हैं, जिनकी कोई वैल्यू नहीं, आते जाते रहते हैं, बराबर, आए गए आए गए आए गए, बराबर, इस तरह से होता है। नाउ अब जो मतलब कि ये हमने देखा, मतलब कि एक ओवरऑल हम प्लाज्मा के बारे में हमने बात की, प्लाज्मा होता क्या है, बराबर। नाउ जैसे हमने देखा कि प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन होते हैं, तो कौन कौन से प्रोटीन होते हैं प्लाज्मा के अंदर, जो प्रोटीन होते हैं वो कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, तो जैसे कि 7 to 8% प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन होते हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जिसके बारे में हमको जानना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट कुछ प्रोटीन होते हैं, बराबर। तो जैसे हमने देखा कि प्लाज्मा के अंदर 7 से 8% प्रोटीन होता है, कौन कौन से प्रोटीन, तो फर्स्ट जैसे हम देखते हैं तो सीरम अल्बुमिन है, अल्बुमिन, सीरम अल्बुमिन होता है प्रोटीन। दूसरा आपका सीरम ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन। तीसरा होगा आपका प्रोपर्डिन, तीसरा जो हमारा होगा वो होगा प्रोपर्डिन, ये भी एक तरह का प्रोटीन है। चौथा जो होगा वो होगा हमारा प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन होता है। और जो फिफ्थ का जो आपका फिफ्थ नंबर का जो प्रोटीन है, बराबर, वो होता है आपका फाइब्रिनोजन, 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 बराबर। सो दीज आर द प्रोटीन, ये जो प्रोटीन है ये प्लाज्मा के अंदर होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि प्लाज्मा के अंदर 7 से 8% प्रोटीन होता है, वो कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, तो सीरम अल्बुमिन होगा, सीरम ग्लोब्यूलिन्स होंगे, प्रोपर्डिन होंगे, प्रोथ्रोम्बिन होंगे एंड फाइब्रिनोजन होंगे। मतलब यहां तक आप शॉर्ट नोट्स लिख सकते हो प्लाज्मा के बारे में, बराबर, कि प्लाज्मा होता क्या है, प्लाज्मा होता क्या है उसके बारे में। नाउ अब जो हम बात करते हैं कि ये सारे प्रोटीन तो है आपके प्लाज्मा के अंदर, और प्लाज्मा कहां पे होता है आपका ब्लड का, ब्लड का जो वाटरी फ्लूइड है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, दैट इज कॉल्ड अ प्लाज्मा। नाउ अब इनका फंक्शन क्या है, ये जो प्रोटीन है ये करते क्या है, तो फर्स्ट तो हम ये बोल सकते हैं, बराबर, कि एक्चुअली दीज आर द प्रोटीन, दे आर द सोर्स ऑफ द प्रोटीन। ये जो हमारे टिश्यू या हमारे सेल के अंदर जो प्रोटीन होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए ये एक्चुअली सोर्स है, दीज आर द सोर्स, ये जो प्रोटीन है ना वो सोर्स है। तो ये एक फंक्शन ये बोल सकते हैं कि दीज आर द सोर्स ऑफ द सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन दैट इज इन अ टिश्यू या तो सेल, हमारे टिश्यू या तो सेल के अंदर जो प्रोटीन होते हैं उनका ये सोर्स है। दूसरा जो इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि दे सर्व एज अ एसिड बेस बफर, they serve as a acid base buffer. This is the most important function of the plasma protein. These are the this is the most important function of the plasma protein. कि ये जो प्रोटीन होते तो they act as a acid base buffer, या तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि they serve as a acid base buffer, एसिड बेस बफर, दे सर्व एज अ एसिड बेस बफर। एसिड बेस बफर का मतलब क्या होगा कि दे मेंटेन द पीएच ऑफ द ब्लड। प्लीज इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको बताया
कि ब्लड का पीएच क्या होता है 7.4। इसको मेंटेन कौन करता है, इसको मेंटेन कौन करता है, तो ये जो प्रोटीन है दे एक्ट एज अ एसिड बेस बफर, ये एसिड बेस बफर की तरह काम करते हैं। बराबर, कैसे कि दे मेंटेन द पीएच ऑफ द ब्लड बाय न्यूट्रलाइजिंग एसिड एंड बेस। ये एक्चुअली ब्लड के पीएच को मेंटेन करते हैं, 7.4 तक रखते हैं। कैसे, एसिड और बेस को न्यूट्रलाइज करके, एसिड और बेस को न्यूट्रलाइज करके। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन। यहां से भी आपका नीट का क्वेश्चन बनता है, नीट का क्वेश्चन आपका यहां से बनता है, नीट। अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो है अल्बुमिन एंड ग्लोब्यूलिन की बात करते हैं, अल्बुमिन एंड ग्लोब्यूलिन की बात करते हैं। ये जो है हमारा सीरम अल्बुमिन एंड सीरम ग्लोब्यूलिन की बात करते हैं। बराबर, तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि अल्बुमिन एंड ग्लोब्यूलिन, अल्बुमिन एंड ग्लोब्यूलिन मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर, अल्बुमिन एंड ग्लोब्यूलिन मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द प्लाज्मा। प्लाज्मा का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको मेंटेन करते हैं कौन, सीरम अल्बुमिन एंड सीरम ग्लोब्यूलिन, ये मेंटेन करते हैं। कैसे मेंटेन करते हैं कि दे रिटेन, बराबर, हम ऐसा बोल सकते हैं कि दे रिटेन वाटर लेवल इन द प्लाज्मा। ये लोग प्लाज्मा में वाटर का जो लेवल है ना उसको मेंटेन करते हैं और इस तरह से सीरम अल्बुमिन एंड सीरम ग्लोब्यूलिन एक्ट एज अ ऑस्मोटिक, दे मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द प्लाज्मा। प्लाज्मा का मतलब इन शॉर्ट हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये प्लाज्मा के अंदर ब्लड का जो लेवल है ना उसको मेंटेन रखते हैं, ब्लड का जो लेवल है ना उसको मेंटेन रखते हैं। अब एक यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि फॉल इन द लेवल ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, फॉल इन द लेवल ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। समझो ऐसा हो गया कि प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन का लेवल कम हो गया तो क्या होगा, तो क्या होगा, प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन का लेवल फॉल हो गया तो क्या होगा, सो इट कॉजेज excessive filtering of the water from the blood into the tissue। प्लीज रिमेंबर, बराबर, कि समझो कि ये हमारी ब्लड वेसल से और ये ब्लड वेसल्स में से ब्लड फ्लो हो रहा है, हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है और ये ब्लड के अंदर जो वाटर का लेवल होता है, मतलब कि ये जो प्लाज्मा होता है, ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के अंदर जो वाटर का लेवल होता है, मतलब कि प्लाज्मा का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो कौन मेंटेन करता है, प्रोटीन। ये जो प्रोटीन है सीरम अल्बुमिन एंड सीरम ग्लोब्यूलिन, ये जो प्रोटीन है दे मेंटेन द वाटर लेवल इन द प्लाज्मा, प्लाज्मा में वाटर लेवल मेंटेन करते हैं। अब होगा क्या, समझो ये लोग मेंटेन करने वाले हैं। अब समझो कि इनका लेवल प्लाज्मा में कम हो गया, मेंटेन कौन करते हैं, ये दोनों मेंटेन करते हैं। अब इनका लेवल ही प्लाज्मा में कम हो गया तो होगा क्या, तो होगा क्या कि ये हमारा समझो टिश्यू है, तो एक्सेसिव फिल्टरिंग ऑफ द वाटर फ्रॉम द ब्लड इनटू द टिश्यू। होगा क्या कि ब्लड में से जो वाटर है ना, ब्लड में से जो वाटर है H2O, बराबर, वो टिश्यू के अंदर फिल्टर करेगा, टिश्यू के अंदर जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि ब्लड के अंदर प्लाज्मा लेवल का, सॉरी, वाटर का प्लाज्मा में जो लेवल है वो कम हो गया, बराबर। सो एक्सेसिव फिल्टरिंग ऑफ द वाटर फ्रॉम द ब्लड इनटू द टिश्यू। अब टिश्यू के अंदर पानी जाएगा और इसकी वजह से टिश्यू फूल जाएंगे, टिश्यू फूल जाएंगे। मतलब कभी कभी होता है ना कि जो पर्सन, और ये जनरली मतलब कि टिश्यू फूल जाएंगे एक्सेसिव, दिस कॉजेज द स्वेलिंग ऑफ द टिश्यू। इससे क्या होगा, टिश्यू का स्वेलिंग होगा, टिश्यू जो है ना वो फूल जाएंगे, स्वेलिंग होगा, जिसको हम बोलेंगे ऑइडिमा, ऑइडिमा, बराबर, ऑइडिमा। ऑइडिमा दैट इज द स्वेलिंग ऑफ द टिश्यू, टिश्यू का फूल जाना। हाथ पाव जो है ना हमारे, ज्यादातर हाथ और पाव में होता है कि पानी भर जाता है, टिश्यू फूल जाता है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं ऑइडिमा। दिस कंडीशन इज नोन एज अ ऑइडिमा। ये किस में होता है कि अ पर्सन हु इज टेकिंग लो प्रोटीन डाइट, जो पर्सन खाने में प्रोटीन कम लेता है उसमें ऑइडिमा के चांसेस ज्यादा होते हैं, ऑइडिमा के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये भी एक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है
बराबर, सीरम अल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन का यहां से भी आपका नीट में क्वेश्चन आ सकता है, यहां से भी आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अंडरस्टूड। नाउ थर्ड हम बात करेंगे, बराबर, हाँ, नीट में क्वेश्चन मतलब कहां से हुआ कि किस पर्सन में एक्सेसिव फिल्टरिंग होगा वाटर का फ्रॉम द ब्लड इनटू द टिश्यू, दैट इज अ पर्सन हु इज टेकिंग लो प्रोटीन डाइट, जो खाने में कम प्रोटीन लेगा उसको ये प्रॉब्लम हो सकता है। ऑडिमा, स्वेलिंग ऑफ द टिश्यू, टिश्यू का फूल जाना, पानी भर जाता है ना, इसकी वजह से। नाउ नेक्स्ट जो हम देखते हैं, नेक्स्ट जो फंक्शन है, मतलब कि ये जो प्रोटीन है या तो ये जो प्लाज्मा, ये क्या फंक्शन करते हैं, तो नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो है कि प्लाज्मा प्रोटीन, जो प्लाज्मा प्रोटीन है मतलब कि ये अल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोपर्डिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, तो ये जो प्रोटीन है मतलब कि प्लाज्मा प्रोटीन ट्रांसपोर्ट सर्टेन मटेरियल्स, कुछ मटेरियल्स होते हैं जो उन मटेरियल के साथ कंबाइन होके प्लाज्मा जो है ना, प्लाज्मा में जो प्रोटीन होते हैं वो कुछ मटेरियल जो होते हैं उनके साथ कंबाइन होके उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं थायरोक्सिन, थायरोक्सिन की अगर हम बात करें तो थायरोक्सिन इज बाउंड विथ अल्बुमिन। थायरोक्सिन आप देखोगे ना, थायरोक्सिन बनता है हमारे कहां पे, थायराइड के अंदर, यहाँ पे थायराइड के अंदर बनता है, यहां से जहां पे उसको फंक्शन करना है वहां तक कौन पहुंचाता है, तो ये जो प्रोटीन होते हैं मतलब के अल्बुमिन, तो अल्बुमिन ये जो थायराइड ग्लैंड ने जो थायरोक्सिन प्रोड्यूस करता है, अल्बुमिन इस थायरोक्सोइन के साथ बाउंड हो जाता है और उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है उसको। तो मतलब कि कुछ ऐसे मटेरियल है जिनके साथ ये प्लाज्मा प्रोटीन कंबाइन हो जाते हैं और दे हेल्प टू ट्रांसफर देम, उनको ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। जैसे दूसरा एग्जांपल हम लिख सकते हैं इंसुलिन का। इंसुलिन तो एक स्पेसिफिक ग्लोब्यूलिन होता है, ग्लोब्यूलिन स्पेसिफिक है क्योंकि ग्लोब्यूलिन भी बहुत तरह के होते हैं, तो स्पेसिफिक ग्लोब्यूलिन होता है जो कंबाइन हो जाता है इंसुलिन के साथ। इंसुलिन जो पेनक्रियास सीक्रेट करता है इंसुलिन, इस इंसुलिन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम भी ये प्लाज्मा प्रोटीन करते हैं। मतलब कि कुछ ग्लोब्यूलिन्स होते हैं दे ट्रांसपोर्ट, बराबर, ये उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं। अंडरस्टूड। फैटी एसिड्स होते हैं तो फैटी एसिड्स ऑल्सो बाउंड विद द अल्बुमिन, वो भी अल्बुमिन के साथ बाउंड हो जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह ये फैटी एसिड पहुंच जाते हैं। तो ये जो हम देखते हैं ये हम बात कर रहे हैं फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा। प्लाज्मा का फंक्शन क्या होता है, वो प्रोटीन के बारे में, प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में बात कर रहे हैं। अभी जो हम देख रहे हैं वो प्रोटीन है। सो दीज आर द प्लाज्मा प्रोटीन, ये आपके प्लाज्मा प्रोटीन है, प्रोटीन्स। अंडरस्टूड। दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा 3 फंक्शन हमने देखे। अगर चौथा हम बात करें तो सम ग्लोब्यूलिन्स, कुछ ग्लोब्यूलिन्स होते हैं, सम ग्लोब्यूलिन्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज अब थोड़ा ध्यान रखिए क्योंकि नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सम ग्लोब्यूलिन जिनको हम बोलते हैं इम्यूनोग्लोब्यूलिन, प्लीज रिमेंबर इम्यूनोग्लोब्यूलिन, सम ग्लोब्यूलिन दैट इज कॉल्ड इम्यूनोग्लोब्यूलिन, इम्यूनोग्लोब्यूलिन, जिसको कॉमनली हम बोलते हैं आईजी या तो आईजी बोल सकते। सम ग्लोब्यूलिन विच इज कॉल्ड इम्यूनोग्लोब्यूलिन, इम्यून का मतलब क्या होता है, इम्यून सिस्टम, ग्लोब्यूलिन मतलब प्रोटीन, सीरम प्रोटीन, तो सम ग्लोब्यूलिन दैट इज कॉल्ड इम्यूनोग्लोब्यूलिन दे फॉर्म प्रोटेक्टिव सेल, बराबर। ये लोग क्या करते हैं, मतलब कि दे फॉर्म प्रोटेक्टिव प्रोटीन, ये लोग एक प्रोटेक्टिव प्रोटीन बनाते हैं। यहां से ये जो क्वेश्चन है, मतलब ये जो आपका ग्लोब्यूलिन है, बराबर, जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे 12th में चैप्टर जो है आपका हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, बराबर, एंटीबॉडीज एंड एंटीजेंस की। तो कुछ प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं जैसे कि ग्लोब्यूलिन होते हैं, कुछ ग्लोब्यूलिन अलग अलग तरह के ग्लोब्यूलिन होते हैं, तो कुछ ग्लोब्यूलिन होते हैं जैसे जिनको हम बोलते हैं इम्यूनोग्लोब्यूलिन। तो दीज इम्यूनोग्लोब्यूलिन फॉर्म प्रोटेक्टिव प्रोटीन, ये लोग एक प्रोटेक्टिव प्रोटीन बनाते हैं, बराबर, जिनको हम बोलते हैं एंटीबॉडीज।
दे आर कोल्ड एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज, दे आर कोल्ड एंटीबॉडीज, बराबर। ये एंटीबॉडीज क्या करते हैं, ये कौन बनाता है, एंटीबॉडीज कौन बनाता है, इम्यूनोग्लोबुलिन बनाते हैं, आईजी बनाते हैं, बराबर। ये एंटीबॉडीज बनाते हैं। ये एंटीबॉडीज क्या करते हैं, सो इन रिस्पॉन्स, ये रिस्पॉन्स देते हैं किसके सामने, कोई फॉरेन पार्टिकल्स आ जाते हैं, जैसे फॉरेन पार्टिकल लाइक जैसे कि हमारे बॉडी में कोई बैक्टीरिया आ गया या वायरस आ गया या कोई टॉक्सिक मटेरियल आ गया, जैसे कि स्नेक बाइट अगर हमको करता है तो वो टॉक्सिक जो हमारे बॉडी में डालता है तो वो आ गया। तो ये जो मतलब कि अगर हमारे बॉडी में बैक्टीरिया गया, वायरस आ गया, ये एंटीजेंस है, एंटीजेंस है, दे आर कोल्ड एंटीजेंस। तो जब मतलब कि इन एंटीजेंस के सामने कौन प्रोटेक्ट करता है हमको, हमारी बॉडी को कौन प्रोटेक्ट करता है, तो वो प्रोटेक्ट करता है एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज, एंटीजन क्या होते हैं, डिटेल में हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 12th में। एंटीजेंस क्या होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस या तो कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो हमारे बॉडी के अंदर एंटर होते हैं, वो एंटीजेंस है, वो हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं, बट उनसे हमको कौन बचाता है, एंटीबॉडीज। और ये एंटीबॉडीज कौन बनाते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन मतलब के प्लाज्मा प्रोटीन। तो यहां से भी आपका नीट का क्वेश्चन आ सकता है, यहां से भी आपका नीट वाला क्वेश्चन है, नीट जो पूछा गया है आपको, बराबर। नीट के अंदर यहां से आपको क्वेश्चन पूछा गया है, अंडरस्टूड, बराबर। और इस तरह से ये जो एंटीबॉडीज होते हैं ये एंटीजन को इनएक्टिव कर देते, इनएक्टिव, जिससे वो हमारी बॉडी को नुकसान ना कर सके, बराबर। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोथ्रोम्बिन के बारे में। जैसे हमने देखा कि सीरम अल्बुमिन क्या करता है एंड सीरम ग्लोबुलिन क्या करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोथ्रोम्बिन, सॉरी प्रोपर्डिन की बात करते हैं, बराबर, के व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोपर्डिन। प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन के बारे में बाद में हम बात करेंगे। तो जैसे हम देखते हैं कि प्रोथ्रोम्बिन, सॉरी प्रोपर्डिन, प्रोपर्डिन क्या करता है, सो प्रोपर्डिन डिस्ट्रॉय सर्टेन बैक्टीरिया एंड वायरसेस। कुछ बैक्टीरिया होते हैं या कुछ वायरसेस होते हैं जिनको ये प्रोपर्डिन डिस्ट्रॉय कर देता है, मतलब कि खत्म कर देता है। एंड इट ऑल्सो डिस्ट्रॉय फॉरेन आरबीसी। अगर कोई फॉरेन आरबीसी हमारे बॉडी में चला जाता है तो उसको डिस्ट्रॉय करने का काम भी प्रोपर्डिन करता है, प्रोपर्डिन। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्रोपर्डिन। नाउ अब हम बात करते हैं व्हाट आर द फंक्शन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन। प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन के बारे में डिटेल में हम स्टडी करेंगे, क्लॉटिंग जब हम पढ़ेंगे तब, ब्लड क्लॉटिंग के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तब इनके बारे में थोड़ा डिटेल में भी पढ़ लेंगे। बट अभी अगर हम देखते हैं तो प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन क्या करते हैं, तो प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। ये ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो दीज आर द फंक्शन ऑफ प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन। ये हमने देखा प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में बात की, बराबर। नाउ जैसे हमने देखा था कि जो हमारा ब्लड होता है उसके वो प्लाज्मा और फॉर्म एलिमेंट्स होते हैं, जो फ्लूइड लिक्विड होता है वो प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा किससे बना है आपका, वो हमने देखा, प्लाज्मा किससे बना है वो हमने देखा फर्स्ट। जैसे हमने देखा कि 90% तो इसके अंदर वाटर है आपका H2O, तो जिसके बारे में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। नाउ सेकेंड आपका प्रोटीन होता है, 7 to 8% आपका प्रोटीन होता है, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं जो 1% इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। जो 1% इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो फर्स्ट थिंग यू शुड रिमेंबर दैट इनऑर्गेनिक 1% जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट है उसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट थिंग यू शुड रिमेंबर दैट कि द इनऑर्गेनिक सॉल्ट अकर इन द प्लाज्मा इन द फॉर्म ऑफ आयंस। जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं वो प्लाज्मा के अंदर आयन के फॉर्म में होते हैं, आयन के फॉर्म में। उसमें से जो प्रिंसिपल आयन्स होते हैं वो होते हैं सोडियम एंड क्लोराइड, सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन्स,
सोडियम जो आपका केसन है एंड क्लोराइड जो आपका एनियन है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन आर द मेजर केसन एंड एनियंस प्रेजेंट इन द ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा के अंदर ये होते हैं, बराबर। सोडियम आयन जो आपका केसन है, क्लोराइड आयन जो आपका एनियन है। अंडरस्टूड, मालूम पड़ गया। नाउ दूसरे कौन कौन से एनियन है, तो लाइक जैसे कि बाइकार्बोनेट है एंड फॉस्फेट। सो बाइकार्बोनेट एंड फॉस्फेट ये भी आपके दूसरे एनियन है जो ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दूसरे कौन कौन से एनियन होते हैं, ये दो तो मेन होते हैं। दूसरे कौन से केसन्स होते हैं, जैसे कि आपका होता है मैग्नीशियम केसन्स ऑल्सो प्रेजेंट, कैल्शियम ये भी होता है, कैल्शियम आयन भी होता है आपका, Fe आयन भी होता है, ये भी प्रेजेंट होता है एज इनऑर्गेनिक सॉल्ट इन ब्लड प्लाज्मा। मैग्नीज आयन भी आपका प्रेजेंट होता है, बराबर। पोटेशियम आयन भी आपका प्रेजेंट होता है। सो दीज आर द इनऑर्गेनिक सॉल्ट, दे आर प्रेजेंट इन द आयन फॉर्म इन अ ब्लड प्लाज्मा। ये ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो ये हमने देखा मेन इनका पार्ट के हमारा जो ब्लड प्लाज्मा होता है ये होता है। नाउ अब जैसे आपका बचा 1%, तो 1% में क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है, 1% में क्या क्या आपका प्रेजेंट हो सकता है। तो जो 4th नंबर का जो होगा आपका, तो 1% आपका क्या होगा, अदर सब्सटेंसेस। 1% में क्या क्या प्रेजेंट होगा, तो जैसे कि फूड मटेरियल भी प्रेजेंट हो गया आपके 1% में। फूड मटेरियल्स, कौन कौन से फूड मटेरियल्स होते हैं जो ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड्स एंड ट्राइग्लाइसराइड्स। सो दीज आर द फूड मटेरियल प्रेजेंट इन द ब्लड प्लाज्मा। ये ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये फूड मटेरियल ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। हाँ, इनका जो अमाउंट होता है वो डिपेंड करता है मेटाबॉलिज्म प्रोसेस पे, मतलब के डाइजेस्टिव कैपेसिटी पे भी डिपेंड होता है। अंडरस्टूड। नाउ अब जैसे यहां से एक आपको क्वेश्चन आता है, एक जो वर्ड है आपका हाइपरग्लाइसीमिया एंड हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस। नाउ डायबिटीज मेलिटस क्या होता है, तो समझो कि जो हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए आफ्टर 12 आवर्स टेकिंग मील। खाना खाने के 12 घंटे के बाद आपका अगर 100 ml ब्लड को चेक किया जाता है तो इसके अंदर जो ग्लूकोज का लेवल होता है इट शुड बी 80 to 100 मिलीग्राम। 80 to 100 मिलीग्राम होना चाहिए, बराबर। 80 to 100 मिलीग्राम। 100 ml ब्लड आफ्टर 12 आवर्स, 100 ml ब्लड आफ्टर 12 आवर्स मील के बाद, बराबर। 12 घंटे खाने के 12 घंटे के बाद 100 ml ब्लड के अंदर 80 to 100 मिलीग्राम ग्लूकोज होना चाहिए। सपोज ये ग्लूकोज लेवल अगर 180 मिलीग्राम या उससे ज्यादा होता है, 180 मिलीग्राम या उससे ज्यादा होता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस, बराबर। हाइपरग्लाइसीमिया। तो यहां से भी आपका एक नीट का क्वेश्चन बनता है, यहां से भी आपका एक नीट का क्वेश्चन बनता है, बराबर। तो डायबिटीज मेलिटस if the glucose level in the blood is more than 180 milligram per 100 ml blood, so this condition is known as a hyperglycemia. This condition is known as a hyperglycemia. और अगर if the glucose level below the 80 over 100 milligram, बराबर, in 100 ml blood, so this condition is known as a hypoglycemia. मतलब हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होता है कि ब्लड का जो लेवल होता है, ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल होता है वो 80 मिलीग्राम से कम हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे हाइपोग्लाइसीमिया। दिस कंडीशन इज नोन एज अ हाइपोग्लाइसीमिया। अंडरस्टूड। नाउ अब हम देखते हैं आगे जो हमारा है वो है
के फूड मटेरियल तो प्रेजेंट होते हैं, इसके अलावा और क्या प्रेजेंट होता है, तो वेस्ट मटेरियल भी प्रेजेंट होते हैं। वेस्ट मटेरियल्स, वेस्ट मटेरियल कौन कौन से होंगे, तो वेस्ट मटेरियल में हम बोल सकते हैं यूरिया, यूरिक एसिड, एमोनिया होता है, एमोनिया एंड क्रिएटिनाइन, क्रिएटिनाइन, ये these are the waste material present in the blood plasma, these are the waste material present in the blood plasma, ये blood plasma के अंदर present होते and they are removed by the kidney, इनको बॉडी में से कौन एक्सक्रिएटेड करता है, किडनी, किडनी इनको एक्सक्रिएटेड करता है। सपोज एक कंडीशन है आपका जहां से आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज कॉल्ड यूरेमिया, यूरेमिया, यूरेमिया क्या होता है, व्हाट इज यूरेमिया, यूरेमिया, तो यूरेमिया इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल एक्सेस हो जाता है ब्लड प्लाज्मा के अंदर, अगर वेस्ट मटेरियल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वेस्ट मटेरियल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ब्लड के अंदर, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं यूरेमिया, यूरेमिया, अंडरस्टूड, दैट इज कॉल्ड यूरेमिया। दूसरा क्या होता है इसके अंदर, वेस्ट मटेरियल हो गया डिजोल्व गैसेस, डिजोल्व गैसेस भी होते हैं आपके, डिजोल्व गैसेस में कौन कौन से आएंगे, ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, मींस के ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द ब्लड प्लाज्मा इन द फॉर्म ऑफ डिजोल्व गैसेस, इन द फॉर्म ऑफ डिजोल्व गैसेस। नाउ दूसरा क्या होता है, रेगुलेटरी सब्सटेंसेस, रेगुलेटरी सब्सटेंसेस भी होते हैं, रेगुलेटरी सब्सटेंसेस, रेगुलेटरी सब्सटेंसेस कौन कौन से होंगे, विच आर द रेगुलेटरी, यहां से भी आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, विच आर द रेगुलेटरी सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा के अंदर कौन से रेगुलेटरी सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, तो वो होते हैं हमारे हॉर्मोन्स, विटामिन्स एंड एंजाइम्स। हॉर्मोन्स प्लीज रिमेंबर, आप इसको लिख भी सकते हो, हॉर्मोन्स, विटामिन्स एंड एंजाइम्स, सो दीज आर द रेगुलेटरी, जो हमारे बॉडी में हमारी जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है उसको रेगुलेट करते हैं, देयरफॉर दे आर कॉल्ड रेगुलेटरी सब्सटेंसेस एंड दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द ब्लड प्लाज्मा, ये भी ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट जो होगा वो होगा एंटीकोगुलेंट, यहां से आपको नीट का क्वेश्चन बनता है, एंटीकोगुलेंट, एंटीकोगुलेंट भी आ जाएगा आपका 1% में, एंटीकोगुलेंट कौन सा होगा, एंटीकोगुलेंट, एंटीप्रोथ्रोम्बिन, कौन सा एंटीकोगुलेंट मटेरियल होगा, एंटीप्रोथ्रोम्बिन, एंटीप्रोथ्रोम्बिन, या तो इसको हेपेरिन भी बोलते हैं, हेपेरिन, ये कौन प्रोड्यूस करता है, लीवर, ये कौन प्रोड्यूस करता है, लीवर। सो नेचुरल स्ट्रॉन्ग, ये जो एंटीप्रोथ्रोम्बिन है, दिस इज नेचुरल स्ट्रॉन्ग एंटीकोगुलेंट, ये नेचुरली प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड के अंदर। इसका काम क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में हम प्लेटलेट्स में बात करेंगे, एंटीकोगुलेंट के बारे में जब हम बात करेंगे तब देखेंगे, बराबर। फिर भी थोड़ा बहुत मैं आपको समझा देता हूं कि इसका काम क्या होता है। तो एंटीकोगुलेंट जो मटेरियल होता है, एंटीप्रोथ्रोम्बिन, जो ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होता है, इट चेक द एक्टिविटी ऑफ द कोगुलेंट, प्लेटलेट जो होता है उसकी एक्टिविटी को चेक करता है, एंड क्या करता है, जो ब्लड वेसल हमारी अनइंजर्ड होती है, मतलब इंजर्ड नहीं है, जिसको कुछ नुकसान नहीं हुआ है, तब ब्लड जम ना जाए इसका ध्यान रखता है ये एंटीप्रोथ्रोम्बिन, ये एंटीप्रोथ्रोम्बिन ध्यान रखता है। ये कैसे करता है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो इट प्रिवेंट द कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, ये क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन जो है उसको थ्रोम्बिन बनने से बचाता है। प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट नहीं होगा थ्रोम्बिन में तो कोगुलेंट नहीं होगा, अंडरस्टूड। और इस तरह से ये काम करता है, बराबर। दूसरा जो हम देखते हैं तो वो होता है एंटीबॉडीज। तो जो 1% में दूसरा एंटीबॉडीज भी आती है, जिसके बारे में हम डिटेल में बाद में स्टडी करेंगे, एंटीबॉडीज, ओके।
सो आज हमने देखा ब्लड एंड प्लाज्मा के बारे में बात किया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आरबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में एंड प्लेटलेट्स के बारे में, मतलब के फॉर्म एलिमेंट्स के बारे में, बराबर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। इफ you don't subscribe my channel, please subscribe my channel and please press the bell icon so you will get notification, मतलब you will get all notification for my upcoming video lecture। Thank you very much। पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।